तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर ने वांग चैंग शैंग को कन्विंस कर लिया होता है कि वो अगर यहाँ पे इस ग्रेट बैटल में उनका साथ देता है, वांग फैमिली अगर 9 हेवन 10 अर्थ का साथ देती है, तो ग्रेट एल्डर इमॉर्टल स्क्रिप्चर को उसके साथ बांटेंगे और उसे स्टडी करके साथ में ही उसे कल्टीवेट करेंगे। इस बात को लेकर के वांग चैंग शैंग ग्रेट एल्डर की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पे ग्रेट एल्डर शी हाउ को बताते हैं कि बहुत जल्द 3 एकेडमी के कौंसल एल्डर्स इकट्ठा होकर के कई सारे यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स को 1 साल की ट्रेनिंग देने वाले हैं और साथ में पहला बैच बना करके बॉर्डरलैंड में भेजने वाले हैं फॉरेन रैलम के एनिमी से फाइट करने के लिए। इसलिए ग्रेट एल्डर शी हाउ को कल्टीवेशन करने के लिए बोलते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि एकांत में बैठ करके अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। जिस जगह पे शी हाउ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और चारों ही तरफ से डिवाइन ऑरा से घिरी होती है, जिसे लगातार शी हाउ अपनी बॉडी के अंदर उस स्पिरिचुअल ऑरा को कंज्यूम करते जा रहा था। और वहीं पे हम दो और यंग जनरेशन के पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जियान होता है, दूसरे का नाम युआन होता है, जो कि वो दोनों ही बैठ करके एक दूसरे के साथ चेस खेल रहे थे। और तभी हम फाइनली यहाँ पे मिस वांगसी के फियांसे को देखते हैं, जेंग शैंग युआन, जो कि फाइनली अपनी कल्टीवेशन से अब बाहर आ चुका था। और तभी वहां पे सभी लोगों को कौंसल एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जहां पे वो कहते हैं कि यंग जनरेशन के सबसे ताकतवर वॉरियर, तुम्हें इस एरा ने खुद चुना है। क्या तुम तेजी से ग्रो करना चाहते हो? क्या तुम वो मिरेकल बनना चाहते हो जो इटर्निटी को हिला दे? खून और आग की आजमाइश के बिना कोई भी तेज तरक्की नहीं कर पाता है। पास्ट में तुम्हारे एज के एंसेस्टर भी कभी बॉर्डरलैंड तक गए थे, एनिमी के ब्लड में नहाकर हर बैटल के साथ वो और भी स्ट्रांग होते गए और आखिरकार वो इमॉर्टल बनकर इस दुनिया के सामने उभरे। अब फैसला तुम्हारा है। क्या यहाँ पे तुम लोग कुछ ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से तुम्हें आगे तक याद किया जाए? क्या तुम लोग यहाँ पे ऐसा काम करना चाहोगे जो कि सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंग एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी होगी और उस ज़िंदगी को जी करके तुम खुद को ख़त्म कर दोगे? तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा, तुम्हें याद करने वाला भी कोई भी नहीं होगा। और तभी हम वहाँ पे फर्स्ट कौंसल एल्डर को देखते हैं, जो कि कई सालों के बाद अपनी कल्टीवेशन से उठ करके एक अलग से ही डायरेक्शन में जाते हैं। और तभी हम वहाँ पे सेकंड कौंसल एल्डर को देखते हैं और उसके बाद थर्ड कौंसल एल्डर को। ये लोग होते हैं इमॉर्टल एकेडमी, डिवाइन एकेडमी और ध्यानशन एकेडमी के कौंसल एल्डर्स। तभी वहाँ पे सेकंड कौंसल एल्डर कहते हैं कि अगर तुम लोगों के पास सच में करेज है तो आगे बढ़ो, वरना हमेशा के लिए एक महफूज ग्रीन हाउस में जा करके छुप जाओ। ये बॉर्डरलैंड सिर्फ एक बैटल नहीं, ये असल में डेस्टिनी का फैसला होता है। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, कोई नहीं जानता है कब रैलम्स के गेट्स दोबारा ओपन हो जाएं और जब फॉरेन रैलम अपनी पूरी ही आर्मी के साथ हम पर टूट पड़ेगा। अगर उस टाइम तुम लोग जागोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए यहाँ पे बताओ कि आखिर किसके अंदर हिम्मत है आगे बढ़ने की, किसके अंदर हिम्मत है अपने एनिमी को फेस करने की? अगर तुम लोगों के अंदर सच में हिम्मत है तो हमारे पीछे आओ और अपने एंसेस्टर्स की तरह 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर अपना नाम छोड़ के जाओ। ये अपॉर्चुनिटी तुम लोगों को बार बार नहीं मिलने वाली है, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आगे बढ़ो, रुको मत। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो फाइनली अब धीरे धीरे करके अपनी कल्टीवेशन से उठता है और साथ में अदर कल्टीवेटर्स भी अब अपनी अपनी जगह से उठ करके कौंसल एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे बहुत ही तेजी से अब कई सारे कल्टीवेटर्स कौंसल एल्डर्स के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वहीं पे सारे ही कौंसल एल्डर्स उन सारे ही कल्टीवेटर्स को लेकर के एक अलग से ही मिस्टीरियस सी प्लेस के अंदर लेके जा रहे होते हैं। वहीं पे हम लिटिल किंग को देखते हैं, वो यहाँ पे कौंसल एल्डर की बात को सुन करके अपनी इमॉर्टल बैटल फ्लेम को अवेक करता है और काफी पावरफुल पंच जमीन पे मार करके चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बॉर्डर लैंड के अंदर जाऊंगा, उस बॉर्डर लैंड के अंदर जाऊंगा जहां पे मेरे फादर ने, मेरी फैमिली के मेंबर्स ने फाइट किया था, और वहां पे जाकर के मैं दाऊ रैलम को अचीव करूंगा, इमॉर्टलिटी को मैं अचीव करूंगा। तभी वहां पे थर्ड कौंसल एल्डर कहते हैं कि समय बहुत कम है,
इसलिए जल्दी से आगे बढ़ो और हम तुम्हें अपने पूरे ही दिल के साथ तुम सभी लोगों को गाइड करेंगे और तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करवाएंगे। तभी हम देखते हैं कि कई हजार यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स उड़ते हुए सीधा ही कॉन्सल एल्डर के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। और वहीं पे लिटिल किंग भी बहुत ही तेजी से टेलीपोर्ट होकर के शी हाउ के कंधे पे जाके बैठ जाता है और शी हाउ से चिल्लाते हुए कहता है कि शी हाउ जल्दी उड़ करके चलो, मुझे सबसे पहले वहां पे पहुंचना है। और तभी हम देखते हैं कि फाइनली शी हाउ और उसके साथ में सारे ही कल्टीवेटर्स बैटल ऑफ दी थ्री अकेडमी यूनाइट प्लेस के अंदर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो सब लोग उस जगह पर आकर के लैंड करते हैं तभी वहां पे उन लोगों को फिर से थर्ड कॉन्सल एल्डर की आवाज सुनाई देती है कि जब सही समय आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर तुम कब तैयार हो बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए, और जिनको उस समय पीछे हटना होगा वो पीछे हट सकता है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे कल्टीवेटर एंशिएंट एंसेस्टर वाइन दाउ फील्ड के अंदर आकर के खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पे फर्स्ट कॉन्सल एल्डर कहते हैं कि टाइम तो हमारे पास बहुत कम है और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है। ये जगह एक एंसेस्ट्रल अर्थ वाइन है, ये बिलोंग करता है इमॉर्टल एंशिएंट एरा से। ये थोड़ा डैमेज है लेकिन इससे निकलने वाली इमॉर्टल मिस्ट तुम्हारी कल्टीवेशन को नरिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगी। ये सुनने के साथ सारे ही कल्टीवेटर आसपास की जगह को देखने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पे रैबिट गर्ल और मिस यिंग बहुत ही तेज़ी से शीहाओ को देख करके उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जहाँ पे रैबिट गर्ल मिस यिंग से पहले ही कहती है कि शीहाओ, मैंने सुना है कि तुम और ग्रेट एल्डर और लिटिल किंग ने मिलकर के पूरी की पूरी वोंग फैमिली के 5 ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से धोया है। आखिर तुम लोगों ने ये कारनामा किया कैसे? तभी शीहाओ कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर फिलहाल के लिए जब हम लोग बैटलफील्ड के अंदर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें एक फॉरेन रैलम का बहुत ही ज्यादा टेस्टी मीट खिलाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं उसे डिलीशियस बनाने के लिए हेवन एंड अर्थ के एसेंस का इस्तेमाल करूंगा, साथ में उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स का भी। ये सुनने के साथ रैबिट गर्ल कहती है कि सच में ये साउंड तो बड़ा अच्छा कर रहा है, मगर जब शीहाओ तुम उस मीट को बेक करना ना तो प्लीज मेरे लिए उसके अंदर थोड़े से स्प्रेड ग्रास और थोड़े बहुत कैरेट को और ढेर सारी वेजिटेबल्स को भी मिला देना। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है मीट के साथ वेजिटेबल्स खाने में, तुम जानते हो ना मैं वेजिटेरियन हूँ। इसलिए जहाँ पे रैबिट गर्ल उन सारे ही मीट्स को इमेजिन कर रही होती है कि आखिर वो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से कुक करके उन्हें पकाएगी। शीहाओ ये देख के वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है, मगर तभी वहाँ पे सेकेंड कॉन्सल एल्डर सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने शीहाओ की अचीवमेंट ग्रेट रेड हेवन फ्रंट लाइन के अंदर सुना होगा और इस बारे में तुम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ भी होगे, मगर जो उसने फेस किया वो फॉरेन रैलम की सबसे टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। फॉरेन रैलम में एक एंशिएंट इंपीरियल क्लैन है जिनकी इनहेट एंसेस्ट्रल आर्ट हर टेक्निक को खत्म कर सकती है, उन्हें पूरी ही तरीके से नलीफाई कर सकती है। तो तुम लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर वो एंशिएंट इंपीरियल क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। साथ में उस क्लैन का जो लॉर्ड है वो एक इमॉर्टल है, उसकी पावर के सामने शायद ही तुम लोग टिक पाओ। तो इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए आए हो तो एक चीज को अपने ध्यान में डाल लो कि आखिर तुम्हें यहाँ पे फाइट किससे करनी है। तभी वहाँ पे फर्स्ट कॉन्सल एल्डर कहते हैं कि और साथ में एक और एंशिएंट क्लैन वहाँ पे मौजूद है फॉरेन रैलम के अंदर, जिन्हें असल में आलन क्लैन कहते हैं, जिनका नाम इमॉर्टल एंशिएंट एरा से ही जुड़ा हुआ है। उनकी अटैक पावर अर्थ शैटरिंग होती है और उनका लॉर्ड भी इमॉर्टल है। तुम लोगों ने यहाँ पे लूमो के बारे में तो सुना होगा, वो असल में आलन क्लैन का ही लॉर्ड था और उसने हमारे 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी और उस टाइम उसे रोक पाना यकीनन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उससे तो हमारे एंसेस्टर्स ने कई महीनों तक फाइट करके उसे फिर जा करके हराया था। तो अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स असल में कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये सुनने के साथ सारे ही कल्टीवेटर अपना मुंह खोल करके तीनों ही कॉन्सल एल्डर्स को देख रहे होते हैं, मगर तभी वहां पे फ्लावर वैली का यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं क्या आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूं? तभी वो कॉन्सल एल्डर हाँ बोलते हैं। तभी फ्लावर वैली का यंग मास्टर कहता है कि सीनियर, फॉरेन रैलम के पास इमॉर्टल्स लेवल के कल्टीवेटर्स मौजूद हैं और हमारे पास इमॉर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स नहीं है। हम लोगों के बीच में पावर लेवल का बहुत ज्यादा गैप है, तो क्या फिर हम लोग उनसे इस बैटल में जीत पाएंगे? आखिर रिजल्ट क्या होगा? मुझे तो यहाँ पे एक तरफा रिजल्ट नजर आ रहा है। तभी वहां पे थर्ड कॉन्सल एल्डर कहते हैं कि मुझे पता है कि
कि तुम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निराश हो और कुछ लोग तो बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, लेकिन ये सच नहीं है। बॉर्डरलैंड को डिफेंड किया जा सकता है। तभी वहाँ पे सेकंड कौंसिल एल्डर कहते हैं कि हमारे रैलम में अभी भी कई मिस्टीरियस चीज़ें मौजूद हैं जो एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करती आई हैं, और उनमें से एक मिस्टीरियस बॉर्डरलैंड के बाहर सिटी के जस्ट आउटसाइड है, जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर किले के नाम से जाना जाता है, जिसे ना ही कोई तोड़ सकता है और ना ही आज तक किसी ने उसे भेद पाया है। खून से रंगे हुए डिमोनिक सोल पर एक पुरानी सिटी खड़ी है। टाइम कितना भी बहता रहा मगर फिर भी वो जगह फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को सप्रेस कर रही है। वही एकलौती ऐसी जगह है जिसने फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर को हमारे वर्ल्ड के अंदर घुसने नहीं दिया। लेजेंड्स कहते हैं कि हमारे सबसे ब्रिलियंट एंसेस्टर ने कभी उस जगह की रखवाली की थी। उन्हें कहते हैं बॉर्डरलैंड के 7 किंग्स। ये सुनने के साथ शीहाओ की सांसें थम जाती है, साथ में उसके भाइयों की भी। जहाँ पे शीहाओ कहता है कि वो सिटी, वो जगह 7 किंग्स ऑफ बॉर्डरलैंड, मेरे एंसेस्टर ने वहां लड़ाई लड़ी थी। मेरे लोग गद्दार नहीं थे, मेरा खून खराब नहीं है, मेरा खून गंदा नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोरी है खून और सालों से लिखी हुई हमारी विरासत की, वो भी हमारे खून से। तभी वहां पे शीहाओ और उसके दोनों ही भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं और खुश होने लगते हैं। तभी वहां पे थर्ड कौंसिल एल्डर कहते हैं कि वहां कई सीक्रेट लैंड है जहां सुप्रीम अपॉर्चुनिटी भी है और डेथ लेवल का खतरा भी है। तुम अगर वहां जाते हो तो वहां से आना जिंदा, ये सब कुछ तुम पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें खुद की एबिलिटी पे वहां जाना है और खुद पे ही निर्भर होकर के वहां से आना है। तभी फर्स्ट कौंसिल एल्डर कहते हैं कि अगले कुछ सालों तक हम यहाँ पे तुम लोगों को एंशियंट स्क्रिप्चर सिखाएंगे और तुम्हारे सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। 1 साल बाद जो लोग बॉर्डरलैंड जाना चाहते हैं वो अपनी जर्नी पर रवाना हो सकते हैं। मगर यहाँ पे तुम लोगों को एक बात पे गौर फरमाना है कि तुम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वहां पे हर कदम पे खतरा मौजूद है। ये सुनने के साथ सारे ही कल्टीवेटर खुश भी होते हैं और थोड़ा परेशान भी होते हैं। मगर तभी परेशानी में भागा दौड़ा होंग शीहाओ के पास आता है और कहता है कि ब्रदर शीहाओ, क्या आप 1 साल बाद चलेंगे मेरे साथ में? तभी शीहाओ कहता है कि बिल्कुल, वहां पे मेरी फैमिली की विरासत, मेरे एंसेस्टर की विरासत मौजूद है और मैं उस जगह पे तो जरूर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। तभी हम देखते हैं कि सारे कल्टीवेटर्स भी वहां पे शीहाओ के साथ ही में एग्री कर जाते हैं बॉर्डरलैंड के अंदर 1 साल बाद जाने के लिए और एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश के लिए। और तभी हम वहां पे बॉर्डरलैंड का सीन देखते हैं जहां पे बॉर्डरलैंड पूरी ही तरीके से लगभग तहस नहस हो चुका था, बिल्कुल खंडहर होता है, मगर फिर भी वहां पे एक अलग सा ही डिवाइन ऑरा फ्लोट कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें नेदरवर्ल्ड यानी कि फॉरेन रैलम का सीन दिखाया जाता है, आलन क्लैन का, जहां पे हम जुआन टेट्री मिलिट्री कैंप का सीन देखते हैं। और तभी हम वहां पे वू रेन को देखते हैं जो कि अभी हाल ही में ही 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर अपनी टीम को लेके आया होता है। वो असल में खड़ा होता है जुआन टेट्री के एंशिएंट एंसेस्ट्रल लॉ हॉल के अंदर, जहां पे उसका लॉर्ड एक बुक के जरिए उससे कहता है कि जिस सामान को मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, आखिर उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, क्या तुम लोग सही ढंग से प्लान को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं। ये सुनकर के वू रेन कहता है कि माय लॉर्ड, हमें यहाँ पे कुछ लीड्स मिल चुकी हैं और उस लीड को फॉलो करते हुए हम बहुत ही जल्द आपकी उस चीज को ढूंढ लेंगे। तभी वो लॉर्ड कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर हासिल करो, क्योंकि उस चीज के लिए यहाँ पे कोई भी अदर चीज मैटर ही नहीं करती है, चाहे जितनी भी फोर्स, जितनी भी आर्मी लगे, उसे तुम किसी भी कीमत पे मेरे पास लेकर के आओ। शायद ये लोग यहाँ पे शीहाओ के पास मौजूद इमॉर्टल स्क्रिप्चर की ही बात कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे सही ढंग से बताया नहीं जाता है कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या चल रही होती है। और यहाँ पे आलन क्लैन का एंसेस्टर आलन आखिर में यहाँ पे वूरेन से किस चीज़ को मंगवा रहा होता है। अब इन सारी ही मिस्ट्री को हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों को ये एनिमे सीरीज पसंद आई होगी और इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे चैनल का फाइनली 1 साल हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 1 साल तक हमारा ऐसे साथ दिया। थैंक यू मेरे प्यारे से व्यूवर्स, मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली। लव यू ऑल।